गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 15 जनवरी है, तो हम लोग बात करने वाले हैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में, जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के तौर पर पीआईबी, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, पीटीआई से न्यूज़ को कवर किया जाता है। यह यूजफुल होगा आप लोगों के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, ज़्यादा अदर स्टेट पीसीएस के लिए। तो लगातार हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं आज का प्रीलिम्स टॉपिक कौन कौन सा है जिस पर आज चर्चा होगी। देखिए, महत्वपूर्ण टॉपिक में आज राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के शुभारंभ किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा। इससे संबंधित हम पीटी फैक्ट को देखेंगे ताकि आप एग्जाम में से प्रश्न आए तो आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उड़ीसा 34वां राज्य बना है इसे लागू करने में। तो इससे संबंधित कुछ पीटी फैक्ट देखेंगे और आयुष्मान भारत में हालिया घटनाक्रम क्या हुआ है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। कुंभवाणी एक नया ऑल इंडिया रेडियो द्वारा विशेष एफएम चैनल स्टार्ट किया गया था, तो उस पर हम कुछ चर्चा पीटी फैक्ट के नज़र से देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, चीन का ट्रेड सरप्लस लगभग $1 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। इससे हम पीटी के टॉपिक देखेंगे, मेंस के टॉपिक देखेंगे और इंटरव्यू के टॉपिक भी देखने का प्रयास करें ताकि यहाँ से आप होलिस्टिक चीज़ों को कवर कर सके। यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे, कुछ डाटा फैक्ट आपके लिए उपयोगी होंगे, तो हम इस पर अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे। मेंस टॉपिक में देखिए, आज एक टॉपिक फिर से शामिल किया गया है, ग्लोबल वार्मिंग नीतिगत कारण। देखिए, जब अमेरिका जैसे उन्नत देश हालिया जो आग लगा उनके जंगलों में, उसके सामने बौने नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत से सवाल खड़े करते हैं इस घटना में। उससे पहले भी लगातार आग दलन हुआ है वहाँ पर, होता रहा है। फिर भी सरकार की नीतियाँ अगर हम वैश्विक दृष्टि से देखें, वैश्विक प्लस राष्ट्रीय दृष्टि, प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय दृष्टि से देखे, तो क्या अब समय आ चुका है कि हम केवल नीतिगत निर्णयों को केवल निर्माण करने तक ही सीमित रहें, उसके नीतिगत हम संपादन को क्या हम इस स्तर तक नहीं पहुंचाए जिसका लाभ हम वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों को दे पाए, राष्ट्रीय स्तर पर अपने क्षेत्राधिकार में दे पाए। जिससे क्या होता है कि हम केवल, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए इस दरमियान, जीव जंतुओं और प्राणी मात्र की रक्षा करना। आप कितने भी बड़े विकसित राष्ट्र क्यों नहीं हो जाए, जब आप पृथ्वी को ही नहीं बचा पाएंगे तो आप इतनी यथाशक्ति का निर्माण करके क्या कर लीजिएगा। सिंपल सा लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट अपनाने की आवश्यकता है कि हमारा अस्तित्व तभी बचा है जब संपूर्ण पृथ्वी बची है ना। अगर हम, अमेरिका बहुत ही उन्नत हो गया, बहुत अरबों खरबों रुपया कमा लिया और पूरा विश्व का अकेला देश बच गया, तो वो अलग अलग पृथ्वी पर अलग ग्रहों पर जाकर भी क्या कर लेगा। जो वर्तमान जो निवास का सर्वोत्तम जो स्थान है वो पृथ्वी है। भविष्य के गर्भ में हम जाएंगे, फिक्शन मूवी देखते हैं, जाते हैं बहुत जगह दूसरे ग्रहों को खोजने में, पर वहाँ पर हम वो इकोसिस्टम डेवलप नहीं कर पाएंगे जो पृथ्वी पर इकोसिस्टम है। तो हमें अपने मानव, जब तक हो सके पृथ्वी के उस यथास्थिति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक राष्ट्र का मौलिक कर्तव्य है। तो यह समझने का कॉन्सेप्ट जब आप नीतिगत कारणों में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रश्न सवाल आएंगे जिसे हम लोग आज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। डिस्कस आज ऐसे और एडिटोरियल में कोई टॉपिक विशेष नहीं था जहाँ से कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते, तो चलिए आगे हम बात करेंगे। प्राइम और जो बैच चल रहा है और बेसिक बैच, लगातार हम इस पर बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो बच्चे अपने में इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो बच्चे करंट अफेयर्स के साथ जीएस के पार्ट को जोड़कर देखना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने दूरगामी दृष्टिकोण को विकसित करना चाहते हैं, तो इस प्राइम बैच को जरूर परचेज करें। देखिए, इस जो बैच है वो बैच बहुत खास है आप लोगों के लिए, पर इसका प्राइस बहुत इतना नहीं है जो अफोर्डेबल आप लोग के लिए ना हो। पर यह क्या करेगा, आपका दिशा और दशा चेंज कर देगा। दिशा प्लस दशा, सोचने की क्षमता बढ़ा देगी। किसी भी विषय वस्तु को किस तरीके से पुट करना, इनपुट देना, उसमें उस दिशा में आपके काम करने की क्षमता को बढ़ा देगा। और जो वर्तमान आपकी सोचने की क्षमता है, किसी विषय वस्तु पर लिखने की क्षमता, उसको बढ़ा देगी। लगातार इससे बच्चे लाभ ले रहे हैं, तो आप इसे जरूर शामिल होइए ताकि हम चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से दे पाए। बेसिक बैच बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको 599 में ये प्राइम बैच उपलब्ध कराया जाता है। देखिए, यहाँ 2 फैसिलिटी दी जाती है, एक डीएमपी
जिसमें डेली मेंस प्रैक्टिस कराया जाता है। क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उससे एक टॉपिक दिया जाता है, जो आप लोग बच्चे लोग लिखकर ऐप पर भेजते हैं। और जो पेड ग्रुप का जो व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आप बच्चे लिखते हैं, जिससे मुख्य परीक्षा में वो लगातार अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आप है ना, एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम के बाद आप हमसे बात करिएगा तो आपको ये समझ में आएगा ना कि आप कितना सेफ जोन से अपना एग्ज़ाम देकर देकर आए हैं। तो यह जो कला है आपको डेली आंसर राइटिंग से ही मिल पाएगा, जिसमें प्राइम और बेसिक बच्चों के लिए क्वेश्चन दोनों के लिए उपलब्ध होता है। पर प्राइम बच्चे का कॉपी ही रिव्यू होगा, रीज़न उसके पीछे कि वो स्पेशल बेनिफिट कैटेगरी में आए हैं। तो यहाँ पर 1 by 1 मेंटरशिप भी उपलब्ध कराया जाता है सिर्फ प्राइम बैच के बच्चों के लिए, जिससे हम बात करते हैं, लगातार उनकी समस्याओं से चर्चा होती है, उत्तर लेखन सहायता दी जाती है, एक्सपीरियंस जो मेंटर्स हमारे उनके द्वारा डीएमपी का मूल्यांकन किया जाएगा लगातार। फिर मॉडल उत्तर भी आपको दिया जाता है, जो इस प्रश्न को दिया जाएगा उसका उत्तर भी दिया जाता है। तो लगातार प्रयास जो है उस पर जुड़ने का अच्छा संभव जल्दी जी कीजिए आप लोग। और हमारा जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उससे भी जुड़ सकते हैं, लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, सभी लोग जो भी अपडेट होगा यहीं पर अपडेट दिया जाता है। आप फिर जो यूट्यूब चैनल है वहाँ भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल है यहाँ जुड़िएगा, पेपर कटिंग अतिरिक्त दिया जाता है, लगातार आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह जुड़कर लाभ ले सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए 4 अक्टूबर 2023 को कैबिनेट का निर्णय आया था कि हल्दी किसानों के सशक्तिकरण के लिए क्या होगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो 2030 तक क्या करेगा, हल्दी निर्यात में 1 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। हल्दी के से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच बढ़ाने के लिए काम करेगा और नए उत्पादों के लिए R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य था इस राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का। तो ये 4 अक्टूबर 2023 का जो निर्णय था वो आज कल आपको 14 जनवरी 2024 को क्या 2025 को क्या किया गया, इस पर एक बोर्ड का शुभारंभ कर दिया गया। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से, कैबिनेट का निर्णय कब था और साथ साथ इसकी स्थापना कब हुई। तो 14 जनवरी 2025 याद रखिएगा, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन कर दिया गया। इसका देखिए पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए ये भी याद रखिए, पल्ले गंगा रेड्डी। और इसका मुख्यालय कहाँ होगा, निजामाबाद तेलंगाना में। तो 3 फीटी फैक्ट तो जरूर याद रखिएगा आप लोग। इसे हल्दी को गोल्डन स्पाइस कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। यह ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय सहित 20 राज्यों में हल्दी किसानों के कल्याण पर विशेष रूप से काम करेगा। यह बोर्ड जो स्थापित हुआ है, अब यह क्या करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, साथ ही साथ विदेशों में विपणन की व्यवस्था कराएगा, अर्थात हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की खोज कर पाएंगे। ऐसी बातें इस बोर्ड के द्वारा की जा रही है। इसके संदर्भ में अगर समझे हम 2023-24 में, तो ध्यान रखिए 3 लाख जो 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई थी हल्दी खेती, 10,74,000 हल्दी का उत्पादन हुआ था। कुछ भी फैक्ट याद रखिएगा, वैश्विक स्तर पर हम बात करें, हल्दी का योगदान 70% से अधिक है, 30 किस्मों के उत्पादन होते हैं। वहीं भारत विश्व का हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता और निर्यातक है। तो तीनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, निर्यातक भी, जो विश्व व्यापार में उसकी 62% से अधिक हिस्सेदारी है। अगर हम बात करें समग्र रूप से, हम बात करें तो उसका 62% योगदान वो देता है हल्दी के समग्र रूप से। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें याद रखनी है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि हल्दी इस्तेमाल खाने और दवा, सौंदर्य प्रसाधन सभी में उपयोग होता है। जैविक कीटनाशक के तौर पर हम इसे उपयोग करते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर, एंटी एफ्लेमेटरी के तौर पर, एंटी ट्यूमर के तौर पर, एंटी एजिंग, एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर के गुणों के कारण इसका उपयोग हम करते हैं। तो बहुत ही गुणकारी हल्दी है। अगर दूध में हल्दी डाल के पीते हैं तो छोटे छोटे जो चीज बीमारियां होती है वो स्वतः समाप्त हो जाती है। हल्दी का इस्तेमाल लगातार हम आयुर्वेद में करते आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है पीटी फैट के नज़रिए से। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करें, इसके एक प्रश्न को ले लेते हैं। हल्दी उत्पादन और उसके उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन कौन है ये चयन करना है। तो देखते हैं, पहला, भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। क्या ये सही है कथन या गलत है ये बताना है। हल्दी का वैश्विक उत्पादन भारत का योगदान 70% है। क्या ये सही है गलत है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर जैसे औषधीय गुण पाए जाते हैं।
क्या ये सही है गलत है बताना। हल्दी का उपयोग केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा में होता है, क्या ये कथन सही या गलत है? क्लियर है? तो मुझे ये बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा। इसका 7 PM तक आपको इसका उत्तर कहाँ दे दिया जाएगा? यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट होता है ना, वहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर जाकर आप उत्तर भी दीजिएगा, अपने दिए गए उत्तर का वेरिफिकेशन भी कर लीजिएगा। चलिए, लगातार हम बने हुए हैं चीज़ों को कवर करने के लिए। दूसरे टॉपिक पर आते हैं। देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य की जो बात होती है ना, यहाँ पर नज़रिया बहुत लोगों का अलग अलग होता है। पर मैं पर्सनली बात करूँ तो मैंने जब इसका बेनिफिट ग्राउंड लेवल पर देखा ना, तो बहुत ही अचंभित रहा कि उन लोगों को यह सशक्तिकरण का मार्ग देता है ना, जिनके पास स्व प्रबंधन का समस्या रहता है। अर्थात उनको भविष्य को लेकर उनके पास पैसे इकट्ठे करने की तकनीक नहीं होते हैं, उनके पास संसाधन नहीं होता है, उनके पास क्या नहीं होता, उनके पास भविष्योन्मुखी कोई पॉलिसीज नहीं होती है। पॉलिसी था जैसे जैसे LIC की बात कर ले या किसी प्रकार स्वास्थ्य बीमा की बात कर ले, उनके लिए तो उन जैसे लोगों को एक सुविधा देता है। सुविधा क्या देता है? सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए। अब यह मैं क्यों बोल रहा था, आप लोगों को पता है, मैं पिछले साल कैंसर हॉस्पिटल गया था, टाटा, है ना? तो आप लोग बहुत से पुराने बच्चों को पता होगा जो जान रहे हैं। उस दौरान कैंसर जैसे संस्थानों में, जो टाटा मेमोरियल है टाटा में, वहाँ पर सुविधाएं दी जा रही है। और मान लीजिए उस समय अगर 100 पेशेंट है, उसमें से 95% इसी कार्ड के माध्यम से लोग सेवाएं ले रहे हैं। तो सोच के देखिए सरकार ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करती है। हाँ, इसमें कुछ खामियां हैं जिसमें हम सुधार कर सकते हैं, जिस पर हम प्रबंधन कर सकते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनाया जा सकता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब है कि उड़ीसा क्या किया है कि आयुष्मान भारत जो जन आरोग्य योजना है, ABPMJ को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, मुझे बताइएगा। क्लियर है? कुल राज्यों में 34वां है, ध्यान रखिएगा ये फैक्ट। अब है कि इसका एकीकरण केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, और उड़ीसा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा एक समझौता ज्ञापन हुआ, अर्थात MOU साइन किया गया है, जो क्या करता है, गोप बंधु जन आरोग्य योजना का एकीकरण करता है इस योजना के साथ। तो जो ABPMJ योजना है, उड़ीसा के इस गोपी जन आरोग्य योजना से मिलकर संचालित होगा, जहां पर एकीकृत योजना में प्रति परिवार 5 लाख रुपए वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है, जिसमें महिलाओं के लिए अतिरिक्त 25 लाख का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे PT फैक्ट याद रखिएगा। उड़ीसा में जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत महिलाओं को 25 लाख का प्रावधान करेगा, क्योंकि गोपी बंधु जन आरोग्य में आपको यह सुविधा दी गई थी। अब इसके अतिरिक्त इस योजना में लगभग 1.0 करोड़ जो है परिवार लाभान्वित होंगे, जिसमें 67.8 लाख परिवारों को केंद्र सरकार की सहायता मिलेगी। ये सब फैक्ट याद रखना है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें ABPMJ योजना की बात कर लें, अर्थात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात कर लें, तो ये 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था, जो विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना था। यह फैक्ट याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बढ़ावा देना, अर्थात सभी भारत के सभी क्षेत्रों में इसकी पहुंच को स्थापित करना। क्लियर है? और इसके लिए संसाधनों का प्रबंधन करना, गरीब और वंचित परिवारों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अब नया अपडेट क्या हुआ? कई बदलाव किए गए हालिया बजट में भी प्रावधान किए गए। 70 साल या इससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। सभी ये ध्यान रखिएगा, जितने भी 70 साल से अधिक होंगे या वरिष्ठ होंगे, उसको सभी वरिष्ठ नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। मौजूदा बीमारियों के इलाज में पहले ही दिन से यह कवर उपलब्ध कराया जाएगा, अर्थात प्रथम दिन जैसे ही एडमिट होंगे आपको यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अब ध्यान रखिए, इसमें लाभ लेने के लिए अब निजी बीमा कंपनियों पॉलिसी जो कराते हैं, निजी बीमा पॉलिसी जो होती है, या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले लोग भी पात्र होंगे। ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है? ये सब थोड़ा सा बदलाव के क्षेत्र देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, देखते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य ABPMJ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन क्या पूछ रहा है? सही कथन कौन सा है? तो देखते हैं। यह योजना भारत के सभी नागरिकों के 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है।
क्या ये कथन सही है, गलत है, मुझे बताइएगा। लाभार्थियों की पहचान सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के आधार पर की जाएगी। क्या ये कथन सही है, गलत है, मुझे बताइएगा। योजना के तहत केवल सरकारी अस्पतालों में ही इलाज की सुविधा दी जाती है। क्या ये कथन सही है, गलत है, मुझे बताइएगा। केवल एक और दो, केवल दो, एक तीन, दो तीन फैक्ट आपको दिए गए हैं और कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और 7 PM तक आप यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में इसका उत्तर देख लीजिएगा। लगातार प्रश्नों को दिया जा रहा है, प्रश्न ऐसे जिस पर आप एनालिटिक कर सके। वन लाइनर क्वेश्चन को यहाँ से आप बना सकते हैं, उसको सिंपल सा है कि उसे फैक्ट को याद करिए, उत्तर दीजिए। पर एनालिटिकल क्वेश्चन का जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, उस पर अभ्यास कर लेते हैं, तो आपकी क्षमता बढ़ जाती है समझने और उस पर लेखन करने की। तो इसलिए यह इस प्रकार के प्रश्न मैं देता हूँ, केवल खाना पूर्ति नहीं करता हूँ कि आपको केवल प्रश्न देकर निकल गया, ठीक है ना। इसका वॉच भी करता हूँ, तो आप जरूर शामिल होइएगा। तीसरे टॉपिक पर आते हैं। तीसरा टॉपिक है कुंभवानी। देखिए ये 10 जनवरी का न्यूज़ था जो मुझसे मिस हो गया था, जिसको आज मैंने शामिल कर दिया, क्योंकि आज कुछ खास ऐसा न्यूज़ नहीं था जिस पर कवर किया जाए। तो इस न्यूज़ को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कुंभवानी देखिए नया FM व्यवस्था दिया गया। कुंभ के दौरान महाकुंभ चल रहा, आप लोगों सभी लोगों को पता है। तो यह योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कुंभवानी अर्थात 103.5 मेगा हर्ट्ज पर ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा विशेष FM चैनल उद्घाटन किया गया। महाकुंभ 2025 का अनुभव समृद्ध करेगा यह। और अभी हाल ही में डॉक्टर जो एल मुरुगन है, जो केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री, उन्होंने इस पर क्या किया, ऑनलाइन आपको भाग लिया। अब ध्यान रखिएगा ये कब तक काम करेगा। यह 10 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक काम करेगा यह, इसलिए स्पेशल हो जाता है। क्लियर है, महाकुंभ के लिए स्पेशल इसे क्रिएट किया गया है। तो कुंभवानी 103.5 मेगा हर्ट्ज याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पीटी में डायरेक्ट पूछे जा सकते, इसे याद रखिएगा। अगर हम इसके अतिरिक्त कुछ बात करें तो FM चैनल होता क्या है, तो FM का पूर्ण रूप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहा जाता है, जो रेडियो संचार का एक तरीका है जिसमें ऑडियो सिग्नल जैसे संगीत या आवाज़ को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों के आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को बदलकर जानकारी प्रसारित की जाती है। अर्थात जो रेडियो तरंग है उसकी आवृत्ति को बदल दिया जाता है, उसी के आधार पर आपको सूचनाएं दी जाती है, जिसमें ऑडियो सिग्नल जैसे संगीत और आवाज़ हो सकता है। क्लियर, यहाँ पर पिक्चर नहीं जाता है। अब ध्यान रखिए FM चैनल की मुख्य तत्व क्या है, प्रसारण फ्रीक्वेंसी। जो FM रेडियो की फ्रीक्वेंसी बैंड 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है, इसे याद रखिए। उदाहरण 91.1 FM और 91.3 FM। अब इसके बाद गुणवत्ता की हम बात करें FM प्रसारण के लिए, और देखते हैं आप लोग और भी FM उच्च FM की बात करते हैं तो वो आपको चैनलों की बात होती है। वहाँ पर गुणवत्ता हम बात करें, सिग्नल की गुणवत्ता उच्च होती है, यह शोर, नॉइस और विरूपण डिस्टोनेशन को कम करता है। रेंज क्या होगा, लगभग 50 से लेकर 100 किलोमीटर के रेंज में यह FM काम करता है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। देखिए FM और AM एक कॉन्सेप्ट है जिसमें पैरामीटर के आधार पर अलग हम करें तो फुल फॉर्म इसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसका नाम होता है। आवाज़ की गुणवत्ता उच्च होगी, इधर इधर कम होगी, शोर में कम होगा, अधिक होगा। और रेंज क्या होगा, 50 से 100 किलोमीटर है, ये सैकड़ों किलोमीटर हो सकता है, जहाँ पर हम AM कॉन्सेप्ट जो आप देखते होंगे लोग यूज करते हैं वॉकी टॉकी के तौर पर, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे, तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में समाचार में रही कुंभवानी 103.5 मेगावाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है, तो यह FM रेडियो सिग्नल जैसे चैनल विशेष रूप से कुंभ मेले में दौरान सूचनाएं प्रसारित करने के लिए शुरू की जाती है। पर्यटक और श्रद्धालु यातायात, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य संचालित होता है। तो ये 3 कथन दिए गए, इसमें से बताना कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर केवल 1 2 है, 2 3 है, केवल 1 3 है और 1 2 3 है। तो सही उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा, कौन सा सही उत्तर होगा। कमेंट सेक्शन में उत्तर आपको 7 PM में उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो आप वहां से भी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करनी है, आगे GS मेंस के लिए जो हम लोग 70वीं बैच के लिए लाए हैं मेंस प्रोग्राम, उसमें मेंटरशिप प्रोग्राम एक है और एक केवल आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। सामर्थ्य के नाम से जो प्रवाह तक पहुंचेगा आपके अंदर
सिलेक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो आप इससे जुड़िएगा, लाभ ले सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ी फी नहीं रखी गई, पर इतना जरूर है कि इससे आपके जो सोचने समझने और कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देगा, जिस पर हम लगातार हम लोग चर्चा भी किए थे, बात भी किए थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक चीज़ है कि जो टाइमलाइन दिया गया है उसमें आपको डे 1 का कल क्लास नोट सभी दिया गया, बच्चों से रिव्यू लिया गया, तो बहुत अच्छा नोट्स है। तो आप इसको एक बार जरूर देखिए, समझिए और इसे बाय कीजिए। देखिए, यहाँ पर बात पैसे की नहीं आती है, बात अगर इतना रुपया में आपका आपकी अंतिम सपना जो आपको बुने बुन रखा, उसमें जो बाधक तत्व है कि सीमा के माध्यम से टू द पॉइंट बात करना, टू दी पॉइंट बात करना कंटेंट का। उसके उत्तर प्रारूप में आप वो क्या शामिल कर दे जो सभी से अलग आपका उत्तर बन जाए। तो ये जो टेक्निक है आप लोग हम लोग सिखाते हैं, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन पुख्ता बनता है। तो लगातार हम लोग चीज़ों को कर रहे हैं, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, तो आप लोग देरी मत कीजिए, चीज़ों को कवर कीजिए। ज़्यादा सोचिएगा, समस्या वहाँ उत्पन्न हो जाएगी। डे 2 का भी आप लोगों को नोट्स दे दिया गया है। कल आपको आज डे 3 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो आप इसे जरूर कवर कीजिएगा, इसके नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चौथा टॉपिक आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे कवर कीजिएगा। देखिए, चीन का ट्रेड सरप्लस लगभग $1 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। देखिए, दुनिया में विभिन्न वस्तुओं के चीन ट्रेड सरप्लस लगभग 1 ट्रिलियन तक पहुंचा है। अगर इस दौरान बढ़ी हुई मुद्रास्फीति को भी समायोजित कर दे तो पिछले साल चीन का ट्रेड सरप्लस पहली शताब्दी के दुनिया किसी भी देश के व्यापार से अधिशेष से कहीं अधिक है। जर्मनी, जापान, अमेरिका के निर्यात महत्व शक्तिशाली राष्ट्र है, महाशक्तिशाली है, उनसे भी आगे है। ये कारण इसके हैं कि चीन के कारखाने वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग की हावी है। मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, आप लोग को याद होगा, कि भारत को अगर चीन से मुकाबला करना है तो आप बल से नहीं कर सकते, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग हब आपको बढ़ाना होगा और अपने उत्पाद को उसके उत्पाद के तुलना में गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा, जिसके आधार पर वस्तुओं का डिमांड हमसे लोग करें। क्योंकि मान लीजिए, एक ही वस्तु का मूल्य अगर मान लीजिए चीन में 10 रुपया है और हम इसी वस्तु का मूल्य 8 रुपया कर देते हैं और गुणवत्ता दोनों सेम हो, तो सोच के देखिए डिमांड जो वैश्विक बाजार में किसका होगा। सिंपल सा, जो सस्ता होगा उसी का डिमांड होगा। तो तब हम जाके इसके मैन्युफैक्चरिंग हब को समाप्त कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, या उसके लिए हम एक प्रतिस्पर्धी बाजार को जन्म दे सकते हैं। अब समस्या यहाँ ये होता है ना, समझिएगा, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए। जैसे कि भारत के खिलौने का बाजार आप देखते होंगे, खिलौना का बाजार या पर्व त्यौहार का जो मौसम होता है, उसमें चाइनीज जो प्रोडक्ट आते हैं, देखिए भारतीयों के भावनाओं के आधार पर आते हैं। भारतीयों के भावनाओं को के आधार पर जैसा डिमांड रहता है वैसा ही प्रोडक्ट सप्लाई होता है, जिसके आधार पर इसकी पहुंच आम लोगों तक पहुंच बन जाती है। इसलिए ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तंत्र विकसित करने होंगे, जिसके आधार पर हम वस्तुओं को उसी के बाजार के अनुसार, मान लीजिए अमेरिका का कोई बाजार हमें डिमांड कर रहा, तो उसके अनुसार कोई अफ्रीकी कंट्री का बाजार क्रिएट कर रहा, तो सभी के अपने अपने मार्केट है, अपने अपने आइडियाज है, अपने अपने डिमांड्स है, उसके अनुसार हमें सप्लाई करने का। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ेंगे। पर अभी चीन के सरप्लस पर बात करते हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग चीन का एकाधिकार देखते हुए अब विभिन्न देशों में आवाज उठने लगी है कि वह वहां सामान के शुल्क लगाने लगा, अर्थात चीन के सामानों पर शुल्क लगा जिससे महंगा वो हो, जिसके कारण ट्रेड वार का कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और अमेरिका और चीन में ऐसा हमेशा ट्रेड वार आप सुनते होंगे, ट्रेड वार की स्थिति उत्पन्न हो गई और 2023 में चीन के ट्रेड सरप्लस $990 रहा, जबकि 2022 में यह $838 था, जिसके कारण 2024 में चीन निर्यात सालाना आधार पर 10.7% वृद्धि दर्ज की गई। अमेरिका में नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्यापार शुल्क लगाने की चेतावनी उत्पन्न अनिश्चितताओं के चीन के कारखानों को ऑर्डरों को पूरा करने तेजी दिखाई, जिसके कारण ये सब स्थिति उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि ट्रेड प्लस में स्थितियाँ क्या होती है, या तो हमारे नुकसान की होगी या तो हमारे फायदे की होगी। कब होगी नुकसान, कब होगा फायदा, इसे समझना है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को जरूर याद करके जाना, ट्रेड सरप्लस। जब हम इंपोर्ट अधिक करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं तो डेफिसिट में जाते हैं, और जब हम इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो सरप्लस में जाते हैं। यहाँ सिंपल सा लॉजिक चलता है। जहाँ पर आर्थिक स्थिति की बात करें, ट्रेड और सरप्लस क्या है, जिसमें किसी देश का निर्यात, एक्सपोर्ट है ना, उसके आयात से अधिक हो जाता है, क्लियर है, जो इंपोर्ट होता है, अर्थात मात्रा में क्या होती है, मात्रा में वृद्धि हो जाती है,
तो यहाँ पर हम सरप्लस होंगे। मान लीजिए आयात हमारा कितना है, आयात 10 है और निर्यात हम कितना करते हैं, 50 करते हैं, तो इसका मतलब 40 जो हुआ आपका सरप्लस हुआ है। क्लियर है? अगर हम रुपये में से हम जोड़ देते रुपये के आधार पर, तो 40 रुपया सरप्लस में आप चल रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर है? आमतौर पर देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत देते हैं, पर यही वैश्विक स्तर पर यह नकारात्मक हो जाता है, वैश्विक स्तर पर नकारात्मक स्थिति को जन्म देता है। ये ध्यान रखिए, जो आपके लिए सकारात्मक होगा वो वैश्विक स्तर पर नकारात्मक हुआ। जैसे मान लीजिए अब सरप्लस कॉन्सेप्ट अमेरिका नहीं चाहेगा, भारत नहीं चाहेगा, फिर और भी देश जो अमेरिका समर्थित देश है, यूरोपियन कंट्री, वो नहीं चाहेगा कि चीन अपने प्रोडक्ट्स को इस प्रकार से मोनोपोली क्रिएट कर पाए अपने सरप्लस बाजार को, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर ले। तो जैसे देश समाधान के तंत्र विकसित करेंगे, तो समाधान के तंत्र में क्या क्या आते हैं उस पर हम चर्चा अभी करेंगे। क्लियर है? इसे समझिएगा। अब यहाँ ट्रेड प्लस जो होता है, ट्रेड सरप्लस होता है, इसका लाभ क्या होता है, उसका हानि क्या होता है। सबसे पहले देखिए, अर्थव्यवस्था की मजबूती होगी। जो देश सरप्लस की स्थिति में होगा वो नौकरियों का अवसर क्रिएट होगा। व्यापार घाटा क्या होगा, कम करेगा। मुद्रा की स्थिति बनी रहेगी और फिर वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ता है। लाभ यह होता है जिससे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट और भी करेंगे और भी मैन्युफैक्चरिंग के उत्पाद को बढ़ाएंगे। वहीं ट्रेड सरप्लस का हानि क्या होता है, मुद्रा की अधिक मजबूती के कारण क्या होगा, कीमत बढ़ जाता है, जिससे देश में उत्पाद महंगे हो जाएंगे और वैश्विक बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धा घट जाएगी धीरे धीरे। यह कहीं कहीं समस्या क्रिएट कर देती है। दूसरे देशों के साथ तनाव उत्पन्न होगा, जो अभी मैंने बोला। राष्ट्रीय स्तर पर तो पॉजिटिव होगा, पर वैश्विक स्तर पर क्या होगा, नेगेटिव बातें लेकर आएगा, जो तनाव को जन्म देगा। तो तनाव किस रूप से, व्यापार तनाव के तौर पर। व्यापार ट्रेड वार आपने नाम सुना होगा, अमेरिका चीन में पिछले 2-3 सालों से चर्चा का विषय है। वहीं घरेलू खपत में कमी होगी। अधिक देश उत्पादों अधिकांश हिस्सा निर्यात किया जाता है, तो घरेलू खपत इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ जाएगा। अर्थात हम घरेलू प्रोडक्ट्स पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाएंगे, या हम जो भी वस्तु का निर्माण करेंगे वो वैश्विक स्तर के डिमांड के आधार पर हो। तो जरूरी नहीं है कि घरेलू स्तर पर लोग उसका डिमांड कर ले। तो इस तरीके से जो अंतर क्रिएट होगा उससे नुकसान उस देश को हो सकता है। यह भी कहीं समस्या जन्म देती है। अर्थव्यवस्था पर निर्भरता क्या होगा कि अधिक देश में अधिकतर व्यापार एक या दो उद्योगों पर निर्भर हो जाता है। मान लीजिए भारत टॉय का बिजनेस करता है, टॉय बहुत पसंद करता है, तो केवल टॉय ही मान लीजिए अभी 10 अरब का डिमांड करता है, मान लीजिए 10 अरब डिमांड का करता है टॉय का बाजार भारत में। अब ऐसे ही 10,000 अरब हो जाए, तो क्या चीन, और केवल चीन ही इसको क्या कर रहा है, प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, तो क्या चीन यह नहीं मंशा क्रिएट करे टोटल बाजार को अपने अंडर कर ले 1,000 अरब का। तो यह क्या होगा कि उस देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देगा ना, केवल इसी के लिए पूरा इकोसिस्टम चाइना का सोचने लगेगा, इकोसिस्टम। तो क्या होगा, घरेलू जो मांग है उसमें कमी हो जाएगी, और घरेलू जो मांग है उसको समस्या क्रिएट कर देगा। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं के निर्माण के डिमांड को प्रभावित कर देगा। ये सब चीजें याद रखिएगा। क्लियर है? इसके अतिरिक्त क्या होगा, भारत में हम अधिशेष की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अधिशेष भारत का ट्रेड प्लस उन राष्ट्रों के साथ होता है जहां भारत निर्यात उनके आयात से अधिक है। यह कुल प्रमुख देशों की सूची है जहां पर हम ट्रेड सरप्लस में है। जैसे हाल के आंकड़ों के अनुसार है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए है, नीदरलैंड है, बांग्लादेश है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, जहां पर हम ट्रेड सरप्लस करते हैं। भारत ट्रेड सरप्लस की स्थिति में होता है। अगर अमेरिका की हम बात करें, सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ है, जहां अमेरिका यूएस वित्त 2023-24 में भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष लगभग 36.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो वहीं भारत और चीन में हम बात करें, चीन का सरप्लस भारत की दृष्टि से कितना, लगभग 80 से 100 के आसपास पहुंच जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा। मुख्य निर्यात क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, आईटी सेवाएं, रत्न, आभूषण इत्यादि अमेरिका को हम सप्लाई करते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा सरप्लस वाले पार्ट्स को। इसी तरह देशों की सूची याद रखनी है ताकि आपसे कहीं पूछे तो आप जरूर इसे बता पाए। अगर हम बात करते हैं
चीन का सरप्लस हो रहा है, व्यापार अधिशेष होता है, ट्रेड सरप्लस हो रहा है, तो उससे नुकसान क्या होगा भारत को, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको जरूर अच्छे से कवर करना। जैसे वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जो हम क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा चुनौतियों को पैदा करेंगे, हमारे मार्केट कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाएगा, या हम उसी रूप में सोचना शुरू करें, क्योंकि हम डाइवर्सिटी वाले बाजार हैं, तो हम इस प्रकार के अंतर्जाल में फंस जाएंगे जहां पर वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और इसके परिणाम से भारतीय उद्योग में चीन से आयात किए गए सस्ते सामानों का सामना करना पड़ता है, जो भारतीय उत्पादों के प्रतिस्पर्धा को लेकर कमजोर होता है। वही बाजार में चीन का प्रभुत्व बना, मार्केट जो डोमिनेंस है वो बना रहता है। जैसे चीन भारत के कई उत्पादों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, टेलीफोन हुआ, मोबाइल फोन हुआ, मशीनरी हुआ, अन्य विनिर्माण उत्पादों प्रमुख आपूर्ति करता है, जिसके कारण इसी पे डिमांड मार्केट टिका रहता है। अभी आप लोग सुने होंगे क्या का, सिलिकॉन चिप का नाम सुने होंगे, देख रहे हैं किस प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है। हम सिलिकॉन चिप में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उसके लिए चीन और ताइवान पर डिपेंड करते हैं। अभी हालिया दिनों में कुछ सुधार हुआ है, पर इतना भी नहीं सुधार हुआ है जिससे हम समाधान तक पहुंच गए हो। क्लियर है। आर्थिक घाटा बढ़ता है, ठीक है ना, आर्थिक घाटा 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 बढ़ेगा, नौकरियों की कमी होगी, क्या है, क्योंकि कौशल उत्पाद वाले नौकरियों की डिमांड होगी। यहाँ पर एक विवाद क्रिएट होता है, हमेशा इसे याद रखिएगा। कौशल निर्माण वाला नौकरी है क्या, कौशल किसे दिया जाए, कौशल की समस्या किन किन स्तरों पर होती है, ये सब अलग से एक टॉपिक आता है, पर याद रखें नौकरियों की कमी होगी, जहां रोजगार की स्थिति कमजोर होगी। भारत उद्योगों के लिए खासकर विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में अधिक देखा जाता है। प्रौद्योगिकी और नवाचार की कमी होगी, व्यापारिक निर्भरता बढ़ेगा। तो यह सब चीजें आपको याद रखना है। तो इन सब कारणों के चलते भारत चीन व्यापार अधिशेष संतुलन करने के लिए रणनीतिक उपाय आवश्यकता, स्ट्रेटेजिक हम थोड़ा सा ले सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। घरेलू उद्योगों को सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को बनाए रखा जा सके, और घरेलू जो उद्योग है उसको सुदृढ़ करने के लिए हम लोग पहले से ही योजना चला रहे हैं। कौन सी योजना चला रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस पर मैं चर्चा लगातार करता हूँ। हाल ही में लगता है इसी लास्ट वीक में मैंने इस पर चर्चा भी किया था, तो आपको बताना है उस योजना का नाम, कब से शुरू किया गया, कितने क्षेत्रों में किया जा रहा है, अभी हालिया उसका विकास क्रम क्या है, और उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर आना चाहिए। रीजन उसके पीछे, इस तरीके से आप नहीं तैयारी कीजिएगा, एक्टिव मोड में काम नहीं कीजिएगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर है ना। तो लगातार प्रयास कीजिए, प्रयास से ही सफलता मिलती है। चौथे नंबर प्रश्न पर आते हैं। देखिए कौन सा विकल्प व्यापार अधिशेष के संदर्भ में सही बोल रहा है, जो दिए गए कथन है उसके अनुसार देखिएगा। व्यापार अधिशेष तब होता है जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है। क्या यह कथन सही है या गलत है। व्यापार अधिशेष एक संकेत है जो देश की अर्थव्यवस्था निर्यात की तुलना में अधिक समृद्ध है या होती है। क्वेश्चन सही है गलत है कथन मुझे बताइएगा। व्यापार अधिशेष का मतलब किसी देश ने अपने व्यापारिक साझेदारों से अधिक वस्तुएं और सेवाएं खरीदी। क्या यह कथन सही है गलत है मुझे बताइएगा। व्यापार अधिशेष का समानता देश की मुद्रा के मूल्य में वृद्धि से कोई संबंध नहीं होता है। क्या यह कथन सही है गलत है मुझे यह बताने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है। सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए युक्ति इससे जरूर जुड़े। इस प्रकार के स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप लोगों को बना के यहाँ दिए जाते हैं, केवल इसलिए नहीं कि आप लेके खाना पूर्ति कर दी जाए। अगर पूरे सेशन को, 1 साल के सेशन को आप उलट के देख लीजिएगा तो आपको प्रश्नों का लेवल यहाँ से पता चलेगा, और यह जो बच्चा करके जाएगा उसको किसी प्रकार का समस्या समाधान नहीं होगा, ये तो हम मान के चलते हैं, और यह रिजल्ट में भी दिखता है, सिलेक्शन में भी दिखता है। क्लियर। अभी हालांकि हम लोग नए हैं, एक्टिव मोड में अब आए हैं, धीरे धीरे हम 1-2 साल के अंदर वो स्टेज जरूर पा लेंगे जो आप बड़े बड़े ब्रांड का नाम सुनते होंगे। बशर्ते हमारे यहाँ थोड़ा सा रेगुलेशन का इशू हो जाता है, रीजन और भी जगह हम लोग काम करते हैं, जिसके वजह से जल्द इसका समस्या का समाधान हम लोग निकाल रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा मोटिवेट होइए और हमें सपोर्ट कीजिए। अच्छा लगता है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अच्छा लगता हो कंटेंट, कॉन्सेप्ट और जो तरीका हम लोग आप लोग के लिए मेंस एनसीईआरटी में लेकर आए, तो बाय कीजिए, परचेज कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि लोग एक दूसरे का लाभ ले सके और हम भी अधिकतम चीज़ों तक सेटअप तैयार कर सके, जिसके बाद हम चीज़ों को और भी विभिन्न स्तरों तक पहुंच सके। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आज का प्रश्न जो है इसी टॉपिक से है। चीन का बढ़ता सरप्लस ट्रेड भारतीय दृष्टि से चिंता का विषय है। इस संबंध में भारत सरकार की क्या भविष्योन्मुखी नीतियां होनी चाहिए, इस पर चर्चा कर देनी है। तो यह 250 शब्दों में उत्तर है, देना है। इसका
उत्तर कहाँ भेजना है? जो आप लोग प्राइम बैच परचेज करेंगे उसके चैट बॉक्स पर भेजिएगा, या तो व्हाट्सएप चैनल जो बनाया गया है आप लोगों के लिए DNA का, उस पर भेजना है। जो बाय करेंगे उसी को उसमें जोड़ा जाता है, तो आप उसी में भेज दीजिएगा इसका आंसर लिख के। चलिए आगे हम बात करते हैं। मेंस का एक टॉपिक है, इस टॉपिक पर जितना हम चिंतन करें ना उतना ही सवाल क्रिएट होगा, या कोई संस्था जितना R&D रिसर्च करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पार्ट को ऐड करे, उतना ही प्रश्न खड़ा होगा। तो समस्या कहाँ है और समस्या कहाँ है और समाधान कहाँ है, इसके बीच जब तक हम मौलिक अंतर को नहीं ढूंढेंगे, मौलिक अंतर को नहीं ढूंढेंगे तो तब तक हम समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे, ये मान के चलिए। मैं जब एक बोर्ड में बैठा था, इंटरव्यू बोर्ड में, तो वहां से एक बच्चे के प्रश्न पूछा था, अगर वैश्विक विश्व में सभी देश यही कहने लगे कि हम क्या होना चाहते हैं, विकसित होना चाहते हैं, तो यह धारणा कहाँ तक उचित होगी कि पृथ्वी एकमात्र जीवन तंत्र वाला ग्रह है। दूसरा इसी में था जोड़ के प्लस, अगर विकसित देश केवल यह कहने लगे कि हमने पूर्व में अपनी जो भी क्षमता था उसके आधार पर वर्तमान का जो समस्या है उसमें हम भागीदार नहीं है, तो फिर यह पृथ्वी में जीवन तंत्र जो बना हुआ वो कहाँ तक जीवित रहेगा। तो आपसे यह प्रश्न इसी प्रकार से मेंस में पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम कितना भी नियम बना ले, कानून बना ले, या उसके लिए संस्थाओं का निर्माण कर ले, जब तक हम मौलिक अधिकार के साथ प्लस मौलिक कर्तव्य को निहित नहीं कर देते हैं, बाध्यता नहीं बना देते, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होना। विकसित होना सभी राष्ट्रों का मौलिक अधिकार है, विकसित होना है ना। वैश्विक स्तर पर हम देखें, मौलिक अधिकार उसे कोई राष्ट्र छीन नहीं सकता है, कोई संस्था उसे छीन नहीं सकती है, पर इसके साथ साथ आपका कर्तव्य भी निहित है। क्लियर है? तो सभी देशों को इसके संदर्भ में सोचना चाहिए। और दूसरा, जो राष्ट्र विकसित हो चुके हैं उनका भी कर्तव्य है कि हमने जो रायता फैलाया उसको समेटने के लिए हमें प्रतिबद्ध होना। तो इसका मतलब है कि मौलिक कर्तव्य उन राष्ट्रों में भी निहित होता है। तो यह समझने की आवश्यकता होगी। इसका सीधा सा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जब भारतीय मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की हम बात करते हैं ना, कर्तव्य और मौलिक की बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोनों अलग अलग व्यवस्थाओं को जन्म देता है। जहाँ पर कर्तव्य स्वेच्छा से लागू होंगे, पर मौलिक अधिकार आपके अधिकारों के साथ सम्मानित होते हैं, जहाँ पर आप सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं इसके उल्लंघन पर कर्तव्य में ऐसा नहीं है। क्लियर है? पर जब हम रूस के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो रूस में कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों साथ में होगा। जब कर्तव्य, मौलिक अधिकार आपको जितने स्वाधीन तरीके से प्राप्त होगी, जितना दायित्व के साथ प्राप्त होगी, वैसे ही कर्तव्य आपको निहित करने होगा, आपके कर्तव्य को दायरा बनाना होगा, अर्थात कर्तव्य का भी पालन करना होगा। तो इसलिए रूस जैसे देशों में संस्थाओं का वर्गीकरण हम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम योजनाओं का प्रबंधन कर पाते हैं। इसके भी अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, पर भारत के भी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, यह सभी लोग जानते हैं, पॉलिटी में जब आप लोग पढ़ते होंगे। पर यह समझना है कि जब हम वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर आते हैं ना, तो यहाँ पर केवल हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात ही नहीं करते। हम नियम कानून बना के रखे हैं, हैशटैग चलाते हैं और भी चीज़ें चलाते हैं, कोप सम्मेलन कराते हैं, पेरिस सम्मेलन करा रखे हैं, सभी चीज़ें कर रखी है, सभी हम आंकड़े दे रखे हैं, पर जब काम की बारी आती है ना, जब तक आपके हाथ पैर नहीं जलते, समस्या का समाधान नहीं समझ में आता। अब सोच के देखिए, जब अमेजन के जंगलों में आग लगी थी,
ब्राजील में, तो दुनिया हाहाकार मच गया था। ग्लोबल वार्मिंग से लेकर भीषण मौसम बादलों का आकांक्षाओं सिर उठा रहा था। कहा जाने लगा कि ये जंगल दुनिया के 20% ऑक्सीजन पैदा करते हैं। यहाँ यूं झुलसाने तमाम अनहोनियां आहट दी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर्स, अब हैशटैग जो बन चुका है एक्स, वो फेयर ऑफ द अमेजन्स और अमेजनरियन फॉरेस्ट जैसे हैशटैग चलाता है। मीडिया की आलोचना हुई। कुछ नोट्रेडम चर्च की आग को कवर करता है, लेकिन उसे अमेजन की परवाह नहीं थी। अमेजन की आग आखिर बुझ गई, बात आई गई और चली गई। लेकिन अब अमेरिका में ऐसा विनाशकारी आया है। अमेजन अमेजन जैसा जो भावा स्थिति है वैसा अमेरिका में आया है। तो उसके प्रांत कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में इलाके जंगल के धधक रहे हैं, आग से धधक रहे हैं। यह यानी कि कोई सालाना दोहराव भर नहीं हो रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, उच्च तापमान और सूक्ष्म मौसम और सूखे के कारण भड़की चिंगारियों ने तेज हवाओं के संग खौफनाक रूप से ले लिया है दुनिया का सबसे ताकतवर देश। अब अमेरिकी तेजी से फैल रहा है, नीतियां कमजोर हो रही हैं, समस्या उत्पन्न हो रही है। अमेरिका की नेशनल ओशियंस एंड जो एटमॉस्फेरिक एस्ट्रोनोलॉजी स्टेशन है, नोवा, का कहना है कि 2 दशकों के पश्चिमी अमेरिकी जलवायु में यह समस्या उत्पन्न हुई है। अब है कि कोई भी कारण हो, समस्या है कि आग जल रही है, उससे अंततः परिणाम क्या होगा कि अमेरिका को हानि है ना, अमेरिका को हानि कुछ होगी, कुछ मौद्रिक हानि होगी, कुछ मौत होगी, कुछ भी समस्या होगी। वो क्षणिक है, क्षणिक है। पर जब इसके जो उत्सर्जन जो हुआ, आग से उत्सर्जन, दहन हुआ, मीथेन हुआ, उससे पृथ्वी को कितना नुकसान होगा। और पृथ्वी का जैसे हम इनपुट देते हैं तो वो आउटपुट भी देती है ना, आउटपुट क्या देगी यह कोई नहीं जानता। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें केवल कार्य और गतिविधियों के साथ साथ जो नीतियां बना रखे ना, उसके अलावा कुछ काम करने की बात है। अब इस पर लौटने से पहले अब देखते हैं कुछ नीतियां बनाई गई है, ठीक है ना। वैश्विक नीतियों में हम पेरिस समझौता बना रखे 2015 में, अंतर्राष्ट्रीय समझौता 195 देशों ने इतने डिग्री अर्थात 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है। देशों के अपने उत्सर्जन को कम करने के राष्ट्रीय स्तर पर भी निर्धारित योगदान एनडीसी प्रोग्राम चला रखा है, यह योजना चलाता है। वहीं कॉप जो सम्मेलन होते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। अभी हाल ही में बाकू में आयोजित किया 228। तो ये सब ध्यान रखिए, जलवायु लक्ष्यों की समीक्षा करता है, अद्यतन करने का। उदाहरण के लिए COP26, जहां भारत ने पंच तत्व जैसे शुद्ध शून्य उत्सर्जन जैसे भी लक्ष्य लोगों ने निर्धारित करा, 2050 तक निर्धारित कर रखा है। तो इस तरीके से फैक्ट याद रखिएगा। G7 G20 सम्मेलन भी आपको याद रखना, जहां पर मुद्दे आपको जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्थिरता के लिए बात की जाती है, पर्यावरण स्थिरता की बात की जाती है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, वहाँ भी 17 लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं, उसमें से जलवायु परिवर्तन गोल जो 13 है, उसमें भी विशेष ध्यान दिया गया, जहाँ पर अपनी नीतियों में जलवायु करवायु को प्राथमिकता देने की बात करता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात हो रही है, जहाँ पर विकासशील देश जो जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए अनुकूल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने का मदद करता है। ऐसा नहीं कि वैश्विक स्तर पर हम नीतियां नहीं बना रखे हैं। अगर हम COP29 की बात कर ले, तो यह 19वां जो सत्र था वो आपको 11 से 22 नवंबर 2024 को अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के सरकारों ने जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए नीतियों और कार्यों पर चर्चा की। तो कुछ खास बातें थी, जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए कार्रवाई को मजबूत से उस पर चर्चा हुई। विकासशील देशों के जलवायु आपदाओं से बचाने के लिए वित्तीय लक्ष्य तय किए गए। मिशन उत्सर्जन को कम करने पर चर्चा हुई। जो वैश्विक वार्मिंग है था, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए वित्त जुटाने की बात हुई। मैं अभी वित्त जो बात कर रहा था उसकी, और उस पर और भी समायोजित करने की बात हुई। प्रमुख फैसले क्या लिए गए? विकासशील देशों की जलवायु आपदाओं से बचाने के लिए 2035 तक सालाना $300 बिलियन वित्त पोषण दिया जाएगा। वही जैविक अपशिष्ट के से मिथन उत्सर्जन को कम करने के लिए जोर दिया गया। पर यहाँ जो $300 बिलियन की बात की जाए तो उस पर बहुत से देश, भारत जैसे देशों ने विरोध कर दिया। भारत जो पहले से जो सम्मेलन में बातें हो रही थी वो कुछ और थी, अब वर्तमान में कुछ और होने लगी, जिसके कारण दायित्व को लेकर
नेतृत्व को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे। तो ये सब समस्या लगातार देखने को मिलती है। पर यहाँ समझना होगा, जब इस प्रकार के दहन हो रहा है, इस प्रकार का जब दलन हो रहा है, इस प्रकार के जो आग जल रहे हैं, या हम जलवायु परिवर्तन में भीषण गर्मी की बात कर ले, सूखे की बात कर ले और पॉल्यूशन की बात कर ले, वहाँ पर राष्ट्रों को अपने दायित्व समझने होंगे। अमेरिका से लेकर छोटा सा देश क्यूबा, अगर छोटा सा देश भी है, या पलाऊ देश की हम बात करें, उस जैसे अल्प विकसित देशों में भी यह तय करना होगा कि विकसित राष्ट्रों के अपने अपने कर्तव्य क्या हैं, अपने कर्तव्य क्या है, विकासशील राष्ट्रों के अपने कर्तव्य क्या है और अल्प विकसित राष्ट्रों के अपने कर्तव्य क्या है। अल्प विकसित केवल यह नहीं बोल सकते, विकासशील यह नहीं बोल सकते केवल हमको विकास करना, इसके आधार पर हमें क्या करना है कि हम शोषण कर देंगे पृथ्वी पर। या विकसित देश यह नहीं कहेंगे कि हमने तो विकास कर लिया, हमने वर्तमान में हमारा कोई योगदान नहीं। भाई आप विकसित कर रखे हो, आपको फंड रिलीज करने की आवश्यकता है, दायित्व आपको बनाने की आवश्यकता। सभी देशों को इस प्रकार के उत्पाद निर्यात करने की जरूरत है या निर्माण करने की जरूरत है जो आपको इको फ्रेंडली हो। हम इको फ्रेंडली जब तक नहीं हो पाएंगे, पृथ्वी ही नहीं बचेगी, तो हमारा अमेरिका का भ्रम क्या रहेगा, भारत का भ्रम क्या, वसुधैव कुटुंबकम क्या अचार डालिएगा? सीधा सा लॉजिक समझिए। चीन क्या किस प्रकार के नीतियों को, दक्षिण या उत्तर कोरिया की हम बात कर ले, पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो किस प्रकार का द्वंद्व आप लेके चलोगे? रूस और यूक्रेन की हम बात कर ले, तो अगर हम पृथ्वी ही नहीं बचा पाएंगे, कितना सीमाओं का सीमांकन करोगे? सिंपल सा, हम इजराइल और हमास की हम बात कर लें, इजराइल हमास कितना आप आतंकवाद जैसे समस्या, कितना हम सीमा का निर्धारण करेंगे, कितना हम शेर के मुंह में जबड़े में रहने वाला कॉन्सेप्ट दे पाएंगे? तो ये सब चीज़ तभी बोनी नजर आएगी जिस दिन पृथ्वी आपदा के तौर पर आएगी, पृथ्वी की आपदा आएंगी और समस्या का समाधान हो। जैसे सुनामी आप देख सकते हैं, इंडोनेशिया सुनामी जब आया था, जापान का सुनामी देख सकते हैं कि बोनी नजर आई थी। अभी हाल ही में भारत में, या हम भारत के नेपाल का बात कर ले, तो वो सब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ना, वो उसमें पूरी तरह मानव को बोनी बना देती है। और हम संतुलन जब तक स्थापित नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। अब सोच के देखिए, छोटी सी घटना एक हाल ही में हुई राजस्थान में, जहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ पर ड्रिलिंग की जा रही थी, मिट्टी के अंदर पानी निकालने के लिए निकाली जा रही थी ना, लगातार 3 दिन आपको 10 से 12 फीट के पानी का वहां से फुहारा निकला। तो सारे वैज्ञानिक तंत्र बोने नजर आए, वैज्ञानिक तंत्र, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ। हाँ, बाद में जब शांत हुआ तब आप आकलन कर लिए, आपने बता दिया कि ये जलधारा था, पर आप प्रकृति के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि आप उस समय बोने भी हैं, आपसे बड़ा इकोसिस्टम लेकर कोई चला रहा है ना, तो उसको समझने की आवश्यकता। हम उसमें सहचर हो सकते, उसमें सहभागी हो सकते, उसमें प्रबंधन करता हो सकते, उसको कैसे हम अगले जनरेशन तक है ना लीड दे पाए। अब जब तक आप ही सोचिएगा, आप ही सबसे बड़ा बॉस है, सबसे बड़ा तिस्मार खां है, तो समस्या ये उत्पन्न होगी ना, आपका अस्तित्व सबसे पहले समाप्त होगा। सिंपल सा लॉजिक समझिएगा, जो सबसे बलशाली दिखता है सबसे पहले उसका विरोध होता है, उसी का विरोध होगा, सबसे पहले उसके विरुद्ध षड्यंत्र होगा, उसके विरुद्ध लोग एन केन प्राकेन उसको समाप्त करने की मंशा क्रिएट करेंगे। तो आपको यह समझना होगा, कोई भी विकसित देश अगर इस प्रकार की मंशा ले रहा है तो आपके विरुद्ध जनमानस खड़ा होगा, नहीं अर्थात देशों का समूह खड़ा होगा, समस्या आपको वहीं निचोड़ देगा। आपसे व्यापार नहीं करेगा तो आप वहीं बोने पड़ जाओगे, आपसे कोई ट्रेडमार्क नहीं स्थापित, आपसे कोई रक्षा समझौता नहीं करेगा, आपसे कुछ नहीं करेगा, व्यापार अंतर, तो आप अपने मार्केट को कितना एग्जिस्ट कर पाओगे विश्व के लिए? इसलिए सभी के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता है। बेहतर तरीके से कर्तव्य को निर्वहन करते हुए हमें अंतिम दौर तक जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से क्या होना, समाधान ढूंढना होगा। ये समाधान आप नहीं ढूंढिएगा तो आने वाले समय में आपकी नीतियां आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए समझना होगा, आपको यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन किसी देश की नीतियों के विरुद्ध किए गए प्रथम प्रयास का परिणाम है। आपको यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार के मेंस में, इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यह थोड़ा सा तैयार रहिएगा इसके लिए, आप लोग इस तरीके के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। क्लियर है? एनालिटिकल व्यू कीजिए कि हाँ, इस प्रकार की समस्याओं से क्या होगा, आप होते तो क्या करते। सीधा सा एग्जाम्पल पूछेगा, अमेरिका का राष्ट्रपति आपको बना दिया जाए तो जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए आप क्या करिएगा? तो क्या यही सब निर्णय बताइएगा जो पहले से हो रहे हैं?
आप कुछ नया इनोवेटिव आइडिया दीजिएगा ना, हम जलवायु परिवर्तन के लिए क्या कर सकते हैं एज ए पर्सन, इतनी बड़ी शक्ति का राष्ट्रपति होकर, तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपसे एनालिटिकल व्यू पूछा जा सकता है और इसके लिए उत्तर आपके पास पहले से तैयार होना है। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू बोर्ड में आप सोचे तो तब तक आपका पत्ता कटा रहेगा और आप दूसरे सीट पर बैठे रहेंगे। यहाँ पर समझना, टू दी पॉइंट, लगे कड़ू बात कि सर आप ऐसे कैसे बोल देते हो, मैं ऐसा ही बोलता क्योंकि आपकी हकीकत बताता हूँ। आप पढ़े पढ़ाए पीडीएफ पर मरे पड़े रहते हैं कि पीडीएफ मिल जाना चाहिए, उसके कंटेंट मिल जाना चाहिए, पर एनालिटिकल व्यू आप सुझाव नहीं देते हैं। जैसे मैं सिंपल सा एक लॉजिक बताऊँ, एक प्रश्न मैं सभी बच्चों से पूछता हूँ, वो बॉय आए या गर्ल आए, ठीक है ना, मैं दोनों बच्चों से इंटरव्यू बोर्ड में पूछता हूँ कि आपको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और कौन कौन से कानूनन अधिकार प्राप्त हैं जिससे आप सशक्त होते हैं। तो यहाँ पर 10 में से 9 बच्चे हैं ना फेल हो जाते हैं, वहाँ बता ही नहीं पाते लड़कियों में। अब बॉय में हम एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर आप सफल नहीं होंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पर लोग हैं ना, 9 लोग यहाँ पर अपने सही उत्तर नहीं दे पाते, सभी के अपने अपने उत्तर होते जो एक सफल बॉयज के लिए, सफल नेतृत्वकर्ता के लिए, जो घर का नेतृत्वकर्ता इसे माना जाता है और ये काल कालांतर का माना जाएगा। रीजन उसके पीछे है कि वंश परंपरा की धारणा, आप किसी भी सेंस में हम उदारवादी रूप से देख ले, पर वंश परंपरा की धारणा इसी से चली आएगी, चलती रहेगी। रीजन उसके पीछे है कि डीएनए का जो हम कॉन्सेप्ट देते हैं वो इसी पर धारक होता है। हम कितना भी उदारवादी राष्ट्र हो जाए, हम समानांतर की बात कर ले, पर इस स्थिति में इसके नेतृत्वकर्ता की स्थिति मिली रहेगी। और देखिए, समस्या अलग अलग सामाजिकरण की बात होती है, पर जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जब आप एग्जाम हॉल में बैठकर इंटरव्यू बोर्ड में अगर ये सोचिएगा ना, तो आप बेहतर कैंडिडेट नहीं है, मेरा यह मानना है। आपको पहले से इन सारे सवालों के जवाब आपके पास रेंडमली याद होने चाहिए। किसी प्रकार के प्रश्न उसके उत्तर आपके पास एक क्रक्स नोट के तरह उपलब्ध होने चाहिए। तो चलिए, इसी का उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों को लेकर आप एक्टिव रहेंगे, समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे और अपने आप को मोटिवेट करेंगे। चलिए, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, समय देने के लिए। युक्ति आईएएस आपके लिए लगातार चीज़ों को कवर कर रहा है, आप उनसे जुड़िए। और मेंस बैच चल रहा है, तो जल्दी हम लोग 71वीं बैच भी लेकर आएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम आगे हैं। तो धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। चलिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।